हाँ ठीक है. So we would like to find out a subset of this array, and the subset of values that we want to make, उसका जो sum होगा is going to be equal to the remaining subset. So we basically want to partition our array into two subsets. Contiguous होना ज़रूरी नहीं है वो values चिपकी हुई हों, साथ हों, विंडो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है. You can pick out any subsequence, आप उठा उठा के values का subset बना सकते हो. लेकिन जो आप सबसेट में उठाओगे, सेट ए और सेट बी जो बचा हुआ होगा, उन दोनों का सम सेम होना चाहिए. व्हाट यू एक्चुअली वांट टू सी इज इस अरे के अंदर क्या मैं इस अरे को एक्चुअली दो हिस्सों में कर सकता हूँ, जिसका जिसमें मतलब दो सबसेट्स बनेंगे, उन दोनों का सम सेम होगा. वी वांट टू सी कैन आई पार्टीशन दिस इनटू टू सबसेट्स हु हैव द सेम सम. नाउ एक सेकंड. हाँ ठीक है. अच्छा, सो लेट्स से हमारा जो अरे था उसके अंदर वैल्यूज थी 1 5 11 15. 1 5 11 15. ठीक है. अच्छा, इस अरे के अंदर हम क्या बना सकते हैं, इसको दो पार्टीशंस के अंदर. सबसे पहले तो हम काम क्या करेंगे, इसके अंदर सम ढूंढेंगे, टोटल सम. बिकॉज द फर्स्ट थिंग यू वांट टू रियलाइज इज हमारे पास दो सेट्स बनेंगे. एक सेट ए होगा, सेट बी होगा, दोनों का सम सेम होगा ना. तो लेट्स कॉल दैट वैल्यू एस. एक का सम एस होगा, दूसरे का भी सम एस होगा. तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल अरे का अगर हम लेते तो उसका सम कितना होता है, 2s होता है. So what we want to start with is sum the entire array because they're all integer values. We want to make sure कि हमारा जो total sum है that is actually uh, an even number, because हमारे जो भी sums बनेंगे s1 और s2 which will eventually have to be the same, वो इंटीजर ही होंगे ना, क्योंकि हम इंटीजर्स में सम कर रहे हैं. सो इन केस हमारा जो टोटल सम है वो इवन नहीं था, यानी ऑड था, तो हमारा आंसर ट्रिवियली नो आ जाएगा. सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम पूरे अरे को सम करेंगे. तो इस केस में 1 + 5 + 11 15 कितना हुआ, 6 + 11 होता है, ये हो गया, सॉरी 17 + 15 32. सही किया मैंने, 16 और 16, हाँ हाँ ठीक है ठीक है. तो इसका सम हो रहा है 32. तो इसके अंदर जो दो टुकड़े बनेंगे हमारे पास सबसेट्स के, उन दोनों के सम कितने होने पड़ेंगे, दोनों के सम्स 16 16 होंगे, तभी हमारा टोटल सम 32 है. ठीक है. सो ऑल यू वांट टू सी इज कैन आई मेक अ सबसेट ऑफ दिस सबसेट्स डू नॉट हैव टू बी ऑफ द सेम साइज. ठीक है. कैन आई मेक अ सबसेट फ्रॉम दिस अरे जिसका सम 16 है. ला महाला जो बकिया वैल्यूज होंगी उनकी भी वैल्यू 16 ही रह जाएंगी. तो वो हमें ट्रिवियली दिख रहा है. हम वन और सॉरी 5 और 11 उठा लो और 15 और 1 बच जाएगा, उन दोनों की वैल्यू 16 16 हो जाएंगी. तो इसके अंदर तो आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर हम हमारे अरे की वैल्यूज थी लेट्स से 1 2 3 और 5 फर्स्ट कर लीजिए. तो 1 2 3 का सम होता है 6 + 5 11. 11 का आधा होता है 5.5 और 5.5. हमारे पास इन दैट केस कभी हो ही नहीं सकता था कि हमारे पास अरे के अंदर दो सबसेट्स बने जिसके अंदर दोनों की वैल्यू 5.5 और 5.5 होगी, बिकॉज ऑब्वियसली हम वर्किंग इन इंटीजर्स. तो हमारे अरे उस केस में कभी भी दो इक्वल पार्टीशंस में नहीं बन सकता था. लेकिन ऐसा हो सकता है हमारा सम जो है इवन हो और हमारी वैल्यूज जो हैं ऐसी पार्टीशन हो ही नहीं सकती. फॉर एग्जांपल लेट्स से कंसीडर ट्रिवियल अरे 1 सॉरी इसमें सिंपल 1 1 1 एंड 100. तो इसका सम कितना हुआ, लेट्स से सॉरी एक और 1 डाल दो. तो इसका सम कितना हुआ, इसका सम हुआ 104. तो हमारा सम तो बन रहा है इवन, उसका आधा कितना हुआ 52. 104 का आधा 52 हुआ. लेकिन एज यू कैन सी ऑब्वियसली हमारे अरे के अंदर यू कैन नॉट मेक टू इक्वल पार्टीशंस ऑफ द अरे, मतलब इक्वल सबसेट्स इन टर्म्स ऑफ सम्स, जिसका सम जो है सेम होगा आपके अरे के अंदर. तो दिस वाज जस्ट मी डेमोन्स्ट्रेटिंग कि ज़रूरी नहीं है कि आपका इवन आपका सम आ रहा है तो आपके अंदर दो सबसेट्स बन सकते हैं जिसके सम्स इक्वल होंगे. But how can we solve this in terms of dynamic programming? Now, I hope first of all that you're all familiar with the knapsack problem, because this problem is actually very similar to the knapsack problem. ठीक है? What we're actually going to be doing here is we're going to be knapsack के अंदर याद है हम क्या करते थे, हम हमारे पास एक कॉस्ट होता था और हमारे पास वैल्यू होती थी, एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट नहीं होती थी, हमारे पास वेट होता था एंड वी हैड अ मैक्सिमम वेट.
एंड वी वांटेड टू व्हाट वी वांटेड टू डू वाज हमारे पास जो कैपेसिटी है उसके अंदर हमारे पास वेट सम होते रहेंगे एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू that we can actually aggregate from our items within that capacity constraint. तो हमारे cost capacity कटती जाती थी from whatever item you eventually ended up choosing to take. But we wanted to find out कि हमारे पास अगर इस वैल्यू को ले लिया तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ सकती है. इसके अंदर इट्स अ वेरी सिमिलर सोल्यूशन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ उसके अंदर क्या था, हमारे पास एक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट थी, यहाँ पर हमारे पास एक सम का कंस्ट्रेंट होगा. इफ यू थिंक अबाउट इट, ऑल वी एक्चुअली सेइंग इज हमारे जो अरे है उसका सम करो टोटल. इन दिस केस जैसे हमारे पास था 15, वो अच्छा एग्जांपल है 32 वाला. what we're going to do is what we're actually trying to find out is, can I select values from this with sum up to 16? And in terms of our answer, the simplest way to answer this question is, can I find out values from this array जिनका sum 16 बनता है. अगर हमारे पास इसका sum 16 बन गया, हमें पता है कि पूरे array का sum 32 है, तो if I can find out any number of values whose sum is 16, तो फिर लामहला बकिया वैल्यूज जो हैं उनका भी सम 16 होगा, हमारा पास आंसर ट्रू आ जाएगा. तो इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह सॉल्व करेंगे. व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू थिंक ऑफ दिस क्लासिकली हम सब प्रॉब्लम्स के अंदर सर्च करेंगे. तो फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास सब प्रॉब्लम्स असली में है क्या. हमारी सब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लेट्स कॉल दिस स्प्लिट. हमारा फंक्शन का नाम है स्प्लिट. स्प्लिट लेता है हमारे पास टोटल सम, सॉरी हमारे पास टारगेट सम. सो आवर टारगेट सम इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल सम. तो लेट्स कॉल आवर टारगेट सम टारगेट. हमारे पास एक टारगेट है दैट वी वांट टू मेक. इन दिस केस हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पर हमारे पास टारगेट था 16, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला. यहाँ हमारे पास टारगेट था 16. हम चाह रहे थे कि हम इसके अंदर कुछ वैल्यू सेलेक्ट करें जिनका सम 16 हो. So 16 was our target. Our total sum is 32, but our target is half of that total sum because we want to select values that is equal to half of the total sum. So we have a target and we have basically n values of our array. अब मैं n values क्यों कह रहा हूँ, हम चाहते ही डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर ये है कि हमारे पास जो लार्जर प्रॉब्लम है उसको छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ा जाए. And this problem is going to be solved in a very similar fashion to the knapsack problem. अब knapsack के अंदर हम क्या करते थे, हम knapsack के अंदर instead of considering all n items and our entire capacity, we would consider smaller versions of our backpack. Specifically, we were considering elements, the first n elements or the first I elements. हमारे पास पहले 2 elements लो या पहले 7 elements लो या पहले 10 elements लो, instead of taking the entire array, which is basically saying that take all the first n elements. So now हमारे पास जो सब प्रॉब्लम्स आएंगी, they're basically going to be considering only the first n elements, and instead of reaching the whole target, we'd be choosing a smaller target. Now let's say what we're actually trying to do is we're actually just trying to construct a set A. हम एक सेट बना रहे हैं, अच्छा इसको इस तरह लिख देता हूँ. We want to make a set A. सेट कह लो, array कह लो, but we're actually just constructing one array और one set जिसका सम हम चाहते हैं 16 हो, और हम ढूंढना चाह रहे हैं कि कुछ वैल्यूज हम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड. फर्स्ट कर लीजिए कि हमारा जो इसका जो सबसेट बनना था उसके अंदर हम ये वाली वैल्यू डालते. तब तो हम जो सेट ए बनाते जिसकी वैल्यू 16 होती, हम उसके अंदर ये 15 डालते. इन टर्म्स ऑफ आवर सब प्रॉब्लम दैट बेसिकली मीन्स अगर हमने इसके अंदर 15 मतलब हमारा जो टारगेट सम था उसके अंदर ये 15 वाली वैल्यू इस्तेमाल की जाती, तो बेसिकली हमारे पास रह क्या जाता, हमारे पास टारगेट 1 रह जाता. तो हम इसको उठा लेते और हम इन बकिया वैल्यूज में से अब 1 ढूंढ रहे होते. बट दैट इज अज्यूमिंग कि दिस वैल्यू वाज इन द टारगेट सम, मतलब ऑप्टिमल हमारा जो सेट बनता ए वाला, हमारे उसके अंदर 15 इस्तेमाल होता. हमारे पास इस केस में 2 ही केसेस होंगे, या तो हम ये वाला एलिमेंट इस्तेमाल करते या हम ये वाला इस्तेमाल नहीं करते. अगर हम सेट ए की कंस्ट्रक्शन के अंदर ये वाला एलिमेंट इस्तेमाल करते तो इसका मतलब है हम इसको इस्तेमाल करते और इन बकिया वाली वैल्यू से हम 1 की वैल्यू निकालते. ठीक है, सो द ऑप्टिमल, सो इफ द आंसर, अगर हम इन वैल्यूज में से 1 निकाल सकते और इस वैल्यू में से 15 उठाते तो हमारा आंसर ट्रू आ जाता. कि हम इन वैल्यू में से इसका आंसर अगर ट्रू है और इसका आंसर 15 हमने निकाल लिया है तो इसका आंसर ओवरऑल ट्रू आ जाएगा.
रिमेंबर हम इसके अंदर हम 16 नहीं बनाना चाह रहे, हम ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या हम इस फंक्शन से आंसर इसका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, because what we want to know is can we actually make that split. We don't want to find out the values, हम वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन we want to find out what is the value. Can we find a split जिसके अंदर हमारे पास sum 16 आ रहा है. So now we've considered the both the cases. हमारे पास एक केस आ गया कि if I consider adding this n element, या तो हम a वाले सबसेट के अंदर ये वाला एलिमेंट डालूंगा. अगर मैं इस एलिमेंट को डालूंगा then I can basically say that, अच्छा, if I'm considering putting this element, then I'm basically asking you, sorry, एक second. Uh, so yeah, I was saying if I actually end up considering putting this element, then I'm basically asking in terms of the function, I'm basically saying, can I find out the value of the split at 16, comma, the first 5 elements. मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले 5 एलिमेंट्स में से 16 बनाने की कोशिश करूँ. The answer to split of 16, 5 is going to be equal to two values. हमारे पास अगर दो वैल्यू इनमें से कोई भी और होगा ट्रू, कोई भी अगर ट्रू आंसर आ गया तो आंसर हमारा स्प्लिट 16,5 का भी ट्रू आ जाएगा. Is everyone clear on what split 16,5 means? Split 16,5 means कि if I consider the first 5 elements of the array, which is basically in this case the whole array, can I find a target of 16? And how am I explaining this in terms of my subproblems? I'm saying this answer actually depends on two answers. Either I split, either I consider not putting this value. If I don't end up putting this value, then the answer will actually just say क्या मैं इसमें से 16 ढूंढ रहा था या नहीं. If my optimal answer of my eventual final answer did not end up putting 15 into the subset A वाला, then I'm basically saying क्या मैं इस subset से 16 बना सकता हूँ या नहीं. So I'm going to recursively call the function on 16, 4. I'm saying कि यार fifth element को मैंने नहीं इस्तेमाल किया, so I'm basically still searching for 16 का sum in the first 4 elements. लेकिन there's also another case I have to consider. हो सकता है मैंने A के अंदर 15 डाला, तो then what I really want to know is क्या मैं अगर मैंने इसमें A में 15 डाल दिया, क्या मैं बाकिया एलिमेंट्स में से 1 का सम निकाल सकता हूँ. So my second recursive call will be split 1, 4. Does everyone get what I did here? मैंने split 16, 4 किया और split 1, 4 किया. इनमें से अगर कोई भी वैल्यू ट्रू हो गई तो मेरा आंसर, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा. Now remember what is the function trying to establish? The function takes a target value and it takes a certain first n items from the array, or the first n values from the array, and it tries to ask you, if I am trying to make this target sum from the first n values, can I make the target sum true or false? My answer depends on two things. Either I don't end up putting that value, which basically means instead of taking the first 5 elements, just consider taking the first 4 elements and don't change the target sum. Or I am going to consider putting the fifth element, which means I reduce that value from the target. 1 कर दिया हमने, 1 minus 15, 16 minus 15 कर दिया, and now I try to find 1 का target sum from the first 4 values. If either of these are true, इस रिकर्सिव कॉल और इस रिकर्सिव कॉल का आंसर ट्रू है फॉल्स आएगा. इनमें से कोई भी ट्रू हो गया तो मेरा आंसर स्प्लिट का आंसर भी ट्रू आ जाएगा. अगर दोनों फॉल्स आए इवेंचुअली रिकर्सिव कॉल से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. Does everyone understand the recursive relation that I've established here? सब प्रॉब्लम्स के साथ. Because after this I'm going to show you ये DB array के साथ किस तरह होगा, ये memorization के साथ किस तरह होगा. But first you need to understand हमारे पास सब प्रॉब्लम और recursive relation किस तरह बनी. क्या सबको समझ आया किस तरह हुआ है? Does everyone want me to repeat what I did here? ठीक है, I'm assuming आप सबको recursive relation समझ आ गया है. ठीक है.
Now we're going to move on to enumerating हमारी हमारी जो वो हैं सब प्रॉब्लम्स. हमारे पास सब प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी अब देखें. यहाँ पर नोटिस करें हमने किया क्या essentially. We called split on a target, let's call it T, and we considered, let's call this I. We considered making a target T from the first I elements. है ना? Fair enough. That split actually depended on two values. It said या तो मैंने tth value को नहीं डाला, which basically means you are still trying to find the target sum from the first I minus one items. मैंने ith item को नहीं डाला तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द टारगेट फ्रॉम I minus वन. अगर उसका आंसर ट्रू आ गया तो इसका मतलब है इसके साथ भी ट्रू था. या मैं क्या करूंगा, और आई विल आस्क स्प्लिट, कैन स्प्लिट कह लो, स्प्लिट कह लो, यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट द फंक्शन मींस. और आई एक्चुअली डिड एंड अप पुटिंग द ith वैल्यू जो मैंने यहाँ पर किया था ना, मैंने 15 डाल दिया था अरे के अंदर, सॉरी वो सेट ए के अंदर. तो इन दैट केस हमारा जो स्प्लिट का वो कॉल होगी दैट विल बी ऑन target minus the value of the ith value in the array. तो मैं उसको टारगेट से हटा दूंगा एंड आई विल बी रिकर्सिंग ऑन द फर्स्ट I minus वन एलिमेंट्स. तो हमारी रिकर्सिव रिलेशन ये बन गई है. You the split of t comma I, which basically means can I split the array into a target sum of a subset of target sum with the first I elements. Well, the answer for that depends on can I split the array with the first I minus one elements for the same target. Basically I'm considering not putting that element, or I will end up putting that element, and so I want to find out t minus the value of the ith element. तो मैंने उस ith element की value target में से हटा दी और फिर बकिया जो elements थे I minus one first items, उनमें से अब target हमारा जो नया target है अब उसमें से ढूंढने की कोशिश करो. So these are the two recursive relations we have. ठीक है. नाउ हाउ कैन आई सॉल्व दिस इन टर्म्स ऑफ अ अरे. पहली बात तो ये हमारा जो डीबी का अरे बनेगा उसके अंदर हमारे सारे जो आंसर स्टोर होंगे उसका साइज क्या होगा. उसका साइज विल बी इक्वल टू हमारी जितनी भी सब प्रॉब्लम्स थी. नाउ आवर डीबी अरे विल एक्चुअली डिपेंड ऑन टू पैरामीटर्स. हम अब तक जो देखते आ रहे थे वो लीनियर प्रोग्रामिंग थी, लीनियर डायनामिक हमारे प्रॉब्लम्स थे. उसके अंदर हमारे पास डीबी का अरे 1D के अंदर बनता था. इसके अंदर 2 डायमेंशनल होगा एंड इट विल डिपेंड ऑन टू पैरामीटर्स. हमारे पास एक टारगेट का पैरामीटर है और हमारे पास एक उसका पैरामीटर है नंबर ऑफ आइटम्स का. सो आवर अरे विल एक्चुअली बी टू डिमेंशनल. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है. ऑन वन एक्सिस व्हाट वी आर कंसीडरिंग इज द पॉसिबल वैल्यूज फॉर आवर टारगेट. तो हमारा टारगेट कभी हमारे इस केस में टारगेट क्या था 16. सो द लास्ट वैल्यू इज 16. बट हमारा टारगेट उससे कम भी हो सकता था. जब भी हम वैल्यू पुट करते तो हम टारगेट को कम करते देते. हमारे इन दिस केस हमारा टारगेट 16 पे हमने चेक किया था और फिर हमने 1 पे चेक किया था. बट हमारे पास सारे पॉसिबल वैल्यूज कंसिडर हो सकती थी. तो हमारे पास टारगेट यहाँ पर 16 था और इट कैन गो डाउन टू एक्चुअली 0. अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैन दीज n वैल्यूज, सो इफ माय टारगेट वाज एक्चुअली 0, ऐसे दिखाऊं. So yeah, if my target was actually 0, if I'm asking you, can I make a value of 0 from my first n values, then the answer is already trivially yes. I just don't have to pick any elements. मेरा आंसर 0 आंसर आ जाएगा. ठीक है. This will actually only be the case when you've actually finally made your entire subset. तो इसके अंदर देखो हमने 16 सबने स्टार्टिंग के अंदर हमने पूछा कि हाँ मैं इसमें से 16 बना सकता हूँ. तो मैंने कहा चलो 15 को डाल देते हैं और इनमें से चेक करो कि मैं इसमें से 1 डाल सकता हूँ. जब मैं इसमें 1 डाल दूंगा सो आई बेसिकली भी आस्किंग बकिया एलिमेंट्स जो 0 होंगे उनमें से मैं क्या 0 का सम बना सकता हूँ, एंड दैट विल बी ट्रू. The value for target is equal to 0 is only true when you have actually ended up making the entire subset, जो हमारे पास दूसरा a का subset बनाना था. So the value for the DB array at 0, at t is equal to 0 is always true. Why? Because when we are trying to make a target sum of 0, we have already achieved our target sum.
हम 16 से एक पे आए, एक से हम चाह रहे थे ना 0 पे हमारा सम पूरा बन जाए। तो जब हम 0 पे पहुंच गए तो इसका मतलब हमारे पास टारगेट सम पूरा बन गया। बट दिस इज जस्ट वन एक्सिस ऑफ आवर डीपी अरे। दिस एक्सिस इज द टारगेट वाला एक्सिस, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। बट वी ऑल्सो हैव अनदर parameter to consider, our elements. You can consider taking the first I elements, and we are going to represent that going down the columns, down the rows. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे। So we can consider taking the first n elements, which is the entire array, or n minus 1 elements, or n minus 2, n minus 3, all the way down to 0. Consider taking the first 0 elements. If I have the first 0 elements, sorry, this is basically uh, first I items, and this is हमारे पास target. So this axis is target, this axis is first I items, ठीक है। And how will our answer look like? Like where will our answer actually reside in this array? हमारा जब पूरा array भर जाएगा तो हमारा आंसर हमें एक्चुअली आंसर कौन सा चाहिए था? हमारा आंसर क्या मांगता है? हमारा आंसर मांगता है द हाईएस्ट पॉसिबल टारगेट एंड द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वी बेसिकली सेइंग कि 16 मतलब पूरा का पूरा टारगेट हमारा कॉमा 5, ऑल 5 एलिमेंट्स। तो हमारा टारगेट की वैल्यू 16 यहाँ पे थी और हमारे पास 5 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। लेट्स से द बॉटम ऑफ द अरे इज ओवर हियर। So we actually want to find out this answer. This is the answer we want to find out. 16 comma 5. What does this answer actually depend on? If I wanted to put a value over here, this value actually depends on the value over, मैंने क्या किया था, 16,4 and 1,4. What I did was I said अगर मैं 16 मतलब मैं ये जो टारगेट बनाना चाह रहा हूँ, या तो मैंने ये फिफ्थ वाला एलिमेंट डाला या नहीं डाला। अगर मैंने फिफ्थ वाला एलिमेंट डाला तो मैं क्या करूँगा, आई विल कंसिडर दिस इज बेसिकली फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखा होगा 4। दिस बेसिकली मीन्स गो अप, ऊपर जाओ एंड कंसिडर द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स वाला स्पेस के अंदर। अब मैंने पांचवा एलिमेंट डाल दिया तो मैं ऊपर वाले फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को देख रहा हूँ, लेकिन कौन सी वैल्यू? वी आर कंसिडरिंग पुटिंग द फिफ्थ वैल्यू व्हिच वाज 15। तो अब मैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 16,5 आई एम फाइंडिंग 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ 1,4 कि मैं फर्स्ट 4 एलिमेंट से क्या मैं 1 का टारगेट सम बना सकता हूँ या नहीं। सो दिस वैल्यू एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दिस वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू 16,4 कि मैंने फिफ्थ एलिमेंट नहीं डाला। दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू हैव, द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स और द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, एंड आई एम सेइंग इफ आई डोंट एंड अप टेकिंग द फिफ्थ एलिमेंट then I actually depend upon the entire target being found in the first 4 elements. So I want to go into my DP array and I want to go to 16, 4. So my answer depends upon this value or this value. ठीक है? Does everyone get what I did here? कि अगर इनमें से कोई भी ट्रू हो गई, अगर यहाँ पे जब अरे इवेंचुअली भरेगा हमारा पास जीपी का अरे, इनमें से कोई भी वैल्यू ट्रू हो गई तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी ट्रू आ जाएगी। Does everyone understand the memoization approach? Like this is the recursive relation in terms of the DP array. Then we can see हमारे पास ये array bottom up भरेंगे कैसे। ठीक है, I'm assuming आप सबको समझ आ रहा है कि ये array किस तरह भरा जा रहा है, ठीक है? ठीक है, so now let's look at, अच्छा, the top down approach for this is fairly trivial. टॉप डाउन में हमें, आपको याद है ना क्या किया था हमने? क्या किया था? बस रिकर्सिव फंक्शन बनाया एंड वी सेड कि we said that the memoization of the array will actually help us avoid repeating recursive calls. So हमारा array की वैल्यू यहाँ पर मांगी जाएगी और वो नल होगी तो वो इन दोनों को कॉल करेगा, फिर वो मजीद 2 और कॉल्स करेंगे, 2 और जगह, and eventually you will get to a base case and you will start filling in your answers. ठीक है, that's the trivial top down approach कि हमने बस DB का array बना लिया, उसके अंदर recursive calls की। Every time you want to make a recursive call, you first look at the answer from the DB array
and you write the answer if the array has it. If you don't have the answer in the DB array, then you actually recurse further and you ask DB array से मजीद आपके पास आंसर है या नहीं, and you keep going deeper into the array until you find a position where जहाँ पे दोनों answers known है. The other way to do this is the bottom up approach. So what we're going to be doing is we're going to be starting at, हमने देखा ना ये वाला कॉलम तो हमने भर लिया. हमने कहा कि जब हमें हमारा टारगेट 16 था, फिर 1 था, फिर हमने जब 1 वाला एलिमेंट ले लिया तो हमारा टारगेट 0 हो जाएगा. सो व्हेनेवर योर टारगेट इज 0, दैट मींस यू हैव फाउंड योर आंसर. तो इसके सारे आंसर्स, इसकी सारी वैल्यूज ट्रू होंगी. तो जहाँ पे जहाँ पे टारगेट इज 0 वाला जो कॉलम है ना, if I take 0 elements or 1 elements or 2 elements, I can always split the array into equal partitions as long as the target I'm trying to achieve is 0, because that just simply means that I am considering taking the first I elements and I want to find a sum of 0 from these first I elements. If I want to find a sum of 0 from the first I elements, all I have to do is simply not take any of the I elements and my sum will be 0. So in this case, the answer will always be true, and that is the reason why हमारा जो DB 0 comma any I value, तो 0 जहाँ पे भी t is equal to 0 है वो सब true होंगे. ठीक है. अब यहाँ से अरे से स्टार्ट करते हुए हम बॉटम अप्रोच किस तरह करेंगे. एक सेकंड. ठीक है. ठीक है. हमारी रिकर्स रिलेशन में क्या हो रहा था? We're going to be filling the array the exact same way the recurse relation was guiding us. This is the exact same way we did in the jump game. That's the exact same way we would have done in the robber wala. And यहाँ पे भी वही काम हो रहा है. So we're going to be filling the array आगे आगे इस तरह. You can do इस तरह भी कर सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन for simplicity हम इस तरह करते हैं. ठीक है. We're going to be going down the rows. हर रो को करेंगे कॉलम वाइज. तो कॉलम 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 भरते, अगले फिर रो, फिर कॉलम 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 कॉलम, फिर अगली रो. ठीक है ना. तो पहले पूरी रो भरेगी और फिर अगली रो पे जाया जाएगा. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यू आर स्टिल कंसीडरिंग द फर्स्ट 0 एलिमेंट्स एंड यू आर कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टारगेट. ठीक है. अब देखा जाए तो हमारी रिकर्सिव रिलेशन, इफ आई ट्राई टू फिल एनी सेल, दैट सेल एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन 2 वैल्यूज. मैंने किया था ना यहाँ पे, अगर मैं इस टारगेट को अचीव कर रहा हूँ तो लेट्स से आई एम ट्राइंग टू फिल इन दिस वैल्यू. ठीक है. दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन विच 2 वैल्यूज. हमारे पास एक तो था कि कंसिडर द सेम टारगेट विद एक लेस एलिमेंट. सो द सेम टारगेट, यही कॉलम इसी में रहना, लेकिन एक ऊपर चला जाना. तो दिस रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग द सेम टारगेट. हमारा टारगेट देखो वही रहा, उसी कॉलम में है. दीज आर डिफरेंट टारगेट्स. हम कह रहे हैं कि उसी टारगेट में रहो लेकिन एक कम आइटम में कंसिडर करो. तो अगर मैं इस ब्लॉक को फिल करना चाहूँ, आई विल सिंपली गो 1 स्टेप अप. दिस रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग द सेम टारगेट विद 1 लेस एलिमेंट. या तो मैं ये करूँगा या तो मैं ये वाला एलिमेंट डाल दूंगा अपने सेट में, जिसका मतलब है मैं अब इस वाले एलिमेंट को अपने टारगेट सम की तरफ मैं डाल रहा हूँ. तो टारगेट सम में से इस वाले एलिमेंट की वैल्यू हटा दी जाएगी. तो मैं क्या करूँगा, इसमें से टारगेट देखूंगा, टारगेट की वैल्यू कितनी है. यहाँ पे टारगेट वैल्यू कितनी है? 1 है. तो 1 में से फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट की वैल्यू हटा दो. सो 1 माइनस अरे ऑफ 4 कर रहूँगा. ठीक है ना. आई विल गो टू दैट वाली पोजिशन. तो और अगर मैं 1 में से अरे 0 1 2 3, मेरे अरे ये था ना. सो 0 1 2 3 0 1 2, अच्छा इसमें तो 4 एलिमेंट थे, सॉरी मैं 5 कह रहा था हर जगह. आई मेंट टू से 4, सॉरी. सो आई विल कंसिडर द फर्स्ट, मतलब एक पिछला वाला इंडेक्स पे जाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू बी आस्किंग, अच्छा मैं इसकी वैल्यू 1 से हटा दूंगा बिकॉज आई वाज एट टारगेट 1 पे, माइनस द वैल्यू ऑफ द फोर्थ इंडेक्स वाला जो भी एलिमेंट था. इस केस में तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी. मेरा जो अरे था उसके अंदर 4 ही वैल्यूज हैं. सो देयर इज एक्चुअली नो फोर्थ इंडेक्स. बट लेट्स से हमारे पास इस अरे के अंदर एक फोर्थ इंडेक्स था और वहाँ पर वैल्यू आ रही थी 20. ठीक है. तो दिस इज द फोर्थ वैल्यू. ठीक है ना. तो अगर वैल्यू 20 थी तो मैं क्या करता, मैं बेसिकली करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेट्स से आई वांटेड टू फाइंड आउट द टारगेट वैल्यू 1 और मैं इस वाले एलिमेंट को डालता, तो 20 वाले एलिमेंट को डालता. लेकिन अगर मेरा टारगेट 1 है तो मैं 20 वाले वैल्यू के टारगेट को मैं किस तरह डाल सकता हूँ? मैं ऑब्वियसली नहीं डाल सकता. एंड दैट इज विजिबली सीन बाय मी ट्राइंग टू मूव बैक 20 वैल्यूज इन द कॉलम्स. ये हमारे टारगेट वैल्यूज है ना, वैल्यूज है.
So I can obviously not move back 20 target की values because हमारा DP का array ही exceed हो जाएगा, and that intuitively that represents me asking myself if I wanted to find out the value of or target sum of 1, and I considered putting in my fourth element or the fourth index element which actually had a value of 20, then obviously I know the answer is no. मैं 20 वाली value का element 1 की target sum की तरफ थोड़ी डालूंगा. You obviously want to pick a value जिसकी value हमारे पास बकिया target से कम या equal to है. अगर equal to होगी तो हमारा काम खत्म. अगर हम वन सपोज करो हमारा टारगेट यहाँ पर 20 था और मैं फोर्थ एलिमेंट 20 डालने की कोशिश कर रहा था, तो आई वुड कंसिडर पुटिंग द फोर्थ एलिमेंट और मेरा टारगेट सम वुड गो डाउन टू 20 माइनस 20, 0 पे चला जाता, तो मेरा आंसर ट्रू आ जाता. लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर टारगेट कितना है 1 है, तो मैं 20 को डाल नहीं सकता. सो आई डोंट एक्चुअली नीड टू कंसिडर इंडेक्सेस और बेसिकली वैल्यूज जिनकी वैल्यू अरे के अंदर मतलब उस वैल्यू मतलब उसका जो नंबर की वैल्यू है अरे के अंदर उसका वैल्यू टारगेट से बड़ी है. तो द फर्स्ट रूल ऑफ फिलिंग द अरे इज इफ माय वैल्यू एट द फोर्थ इंडेक्स is greater than the target. If my value at array, let's say value at, if I'm trying to fill in the, if I'm trying to fill in this, if this value is actually greater than target, तो मेरे को तो इसको consider करो ही नहीं. Simply consider not putting in this element. If I don't consider putting in this element, I am just looking at n minus 1 elements. तो मैं वही target ढूंढ रहा हूँ n minus 1 elements से. So what we're going to do is you're going to start filling in this array इसी तरह से, and notice कि मैं सिर्फ ऊपर जाता हूँ और या ऊपर और लेफ्ट पे जाता हूँ, है ना. या तो मैं अपने कॉलम में खड़े होते हुए एक स्टेप ऊपर से गया या मैं एक स्टेप ऊपर और थोड़े से कॉलम्स पीछे गया. If I fill in this array and I only ask answers from एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप ऊपर एंड लेफ्ट पे, so this is really important in considering how you're going to fill in your dynamic array. हमारे पास array जो है, सॉरी एक सेकंड, हमारे पास जो वैल्यूज हैं या तो एक स्टेप ऊपर की पूछी जाती है या एक स्टेप ऊपर और थोड़ा सा पीछे, है ना. दैट रिप्रेजेंट्स मी एक्चुअली पुटिंग दैट इन द टारगेट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर मैं अरे भरना शुरू करूं इस तरह लामहला, हमारे पास अगर मैंने इस फर्करी मैंने इतना भरा हुआ था और मैं यहाँ तक पहुंचा, तो इट इज ऑलवेज ट्रू कि ये वाली वैल्यू भरी भी होगी और ये वाली वैल्यू भी भरी हुई होगी. ठीक है. एक और तरीका है इसको इस तरह भरने का. अगर मैं इस तरह भरूंगा तो इस केस में भी ऊपर वाली वैल्यू भरी हुई होगी और ऊपर लेफ्ट वाली वैल्यू भरी हुई होगी. तो इवन इफ आई स्टार्ट लाइक दिस और लाइक दिस, my answers will always be available. But if I start filling in the race in some stupid manner like this, या मैं नीचे से उल्टा ऊपर ऐसे चल रहा हूँ, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि अब आपके पास आंसर होगा, क्योंकि आपका आंसर ऊपर वाली वैल्यूज का रोक पूछता है. तो इफ आई स्टार्टेड फिलिंग इन लेट्स से फ्रॉम ओवर हियर या ओवर हियर, मैंने इसको भरा ट्रिवियली भरा हुआ था, फिर मैंने इसको भरने की कोशिश की तो यहाँ पर नल था, इसने ऊपर वाले आंसर को पूछा यहाँ पर भी नल था, तो इसको तो आंसर पता ही नहीं होगा, तो आपका अरे इस तरह नहीं भर पाएगा. सो इन दिस केस हमारे रिकर्सिव कॉल्स इन द डीपी अरे वर ऑलवेज आस्क्ड एक ऊपर वाली वैल्यू और एक लेफ्ट वाली वैल्यू. so, मतलब एक नहीं, काफ़ी लेफ्ट वाली वैल्यू और तो एक ऊपर वाली वैल्यू. तो फिलिंग द अरे लाइक दिस इज परफेक्ट because you will always have the answer above and you will always have the answer above and to the left. तो इस तरह हमारा डीपी अरे बॉटम अप अप्रोच से भरे जाएगा. So whenever I want to fill in dp of I comma n, it's actually going to be equal to, मैं चेक करूंगा dp I minus 1, this is I minus 1 elements and the sorry इसको मैंने n लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी इसको भी let's call this target comma I के target बनाने हैं I elements बनाने हैं. So the dp when I start filling in this array and I want to find out dp t comma I, all I have to really consider is dp of the same target and I minus 1 elements or the value in dp of t minus array of I, ठीक है, comma I minus 1 elements. In both cases we are going to fewer number of elements, लेकिन इस केस में हमने उस ith एलिमेंट को नहीं डाला, इस केस में हमने ith एलिमेंट को डाल दिया. ठीक है.
सो इफ आइदर ऑफ दीज वैल्यूज आर गोइंग टू बी ट्रू, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक दैट समस अप दिस प्रॉब्लम सोल्यूशन। अगर किसी को नहीं समझ आया इसका आंसर क्या था तो मुझे बताए, वरना विल मूव ऑन टू रिकरेंस का सवाल है, और एक फाइंडिंग द मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरेज उसका सवाल है। ठीक है, हम अज्यूमिंग आप लोग को सबको समझ आ गया इसका सोल्यूशन किस तरह किया गया था। दिस इज स्लाइटली ट्रिकियर देन द वंस वी हैव डन प्रीवियसली बिकॉज दिस इज अ 2D अरे। एंड अच्छा, एक और चीज़, इसी कम्प्लेक्सिटी हम एनालाइज कर लेते हैं। फिलिंग अप द अरे विल टेक हाउ मच टाइम? वेल सिंपली however many blocks there are in the array। हमारे पास array के अंदर कितने blocks हैं? एक एक्सेस पे हमारे पास n एलिमेंट्स थे और एक एक्सेस पे हमारे पास टारगेट था। टारगेट हमारे पास 16 था और यहाँ पे कितने थे एलिमेंट्स? 4 थे। So 16 times 4, 64। In terms of complexity, it is basically equal to our target multiplied by the number of items in the array. So n times t. Now you might be thinking this is an O of n or a O of tn current time, but in terms of our size of our input, uh, हमारा जो साइज ऑफ इनपुट है इट डज डिपेंड ऑन दिस। ये वाली जो वैल्यू n, अगर मेरे पास 10 साइज का अरे होता, इंटीजर्स है ना सारे, एंड ईच इंटीजर लेट्स से इट टेक्स 1 बाइट, तो दिस विल टेक 10 बाइट्स। तो हमारा हमारा जो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जो डिपेंड करता है आंसर, इट विल रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ n। लेकिन जो t है, t की जो वैल्यू दैट इज द सम, that is the value within our array, that is not actually directly linked to the size of our input, that is linked to the value of our input। And this value, ये जो होगी, this will be written let's say in terms of bits। let's say the answer, let's say the value was 128, तो इसका मतलब हमारे इनपुट का साइज 128 नहीं हुआ। in fact as this value grows it will actually only grow, ये वैल्यू तो बढ़ती जाएगी लेकिन इसका इनपुट का साइज बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज वी आर राइटिंग इन बिट्स, एंड बिट्स के अंदर if I have n bits then actually I can actually represent 2 power n की वैल्यू। तो हमारा अगर टारगेट है, सॉरी हमारे पास जो टारगेट है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लॉगरिथमिक नंबर ऑफ बिट्स। सो द वैल्यू ऑफ t is exponentially related to the number of bits। the value is exponentially related to the number of bits। तो अगर मैं इसको इनपुट का तौर पे देता प्रोग्राम में, तो t की जो वैल्यू होती मैं बिट्स के अंदर लिखता, लेकिन t की जो वैल्यू थी दैट वुड बी लॉगरिथमिक, सॉरी एक्सपोनेंशियल इन टर्म्स ऑफ द बिट्स। तो इसका रन टाइम, हमारा जो एल्गोरिथम है इसका जो रन टाइम है, इट इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल इन टर्म्स ऑफ आवर इनपुट। So don't say this is linear or this is t of n, or don't, technically अगर एग्जाम में आया तो इसका आंसर तो o of t of n है, but do understand that t is not linear in terms of the input, it is exponential in terms of the input। ठीक है, अच्छा मेरे पास रिकरेंस के दो सवाल है और मेरे पास एक डिवाइड एंड कॉन्कर का सवाल है। Do you guys want to see the recurrence के सवाल और the divide and conquer? If you guys are tired, we can move this to the next tutorial as well, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट तो हो चुके हैं। We can easily cover this in the next topic। DB is fairly demanding yourself। डिवाइड एंड कॉन्कर कर लेते हैं, रिकरेंस ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, तो द प्रॉब्लम वी हैव इज फेयरली सिंपल। वंस अगेन हमारे पास दो अरेज हैं, ठीक है, दोनों सॉर्टेड हैं, 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। We want to make an array of size 2n। हम 2n तो बना तो नहीं रहे उसका array पूरा। What we want to do is simply, हमारे पास दो sorted arrays हैं और उन दोनों को merge करने के बाद जो इनका median आएगा ना, हम वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। So we want to find out the median of two sorted arrays। Now the naive solution for this is obviously run a for loop। इस array में से एक पॉइंटर यहाँ पे खड़ा करो, एक पॉइंटर यहाँ पे खड़ा करो, एंड गो थ्रू द एंटायर अरे। जो भी छोटी वाली वैल्यू, इसको कंपेयर करो, इसको वैल्यू कंपेयर करो, जो भी छोटी वाली उसको पहले डाल दो, फिर अगले पॉइंटर पे जाओ, अब इसको कंपेयर करो, इसमें जो भी छोटी वाली यहाँ पे डाल दो,
फिर लेस फर्क कर लिया हमने, ये वाली डाल दी थी, तो अब इस वैल्यू और इस वैल्यू कंपेयर करो, जो भी छोटी है अगली डालते रहो। सो दिस इज अ फॉर लूप थ्रू दिस एंड अ फॉर लूप थ्रू दिस, considering they are both of size n, then this will at max at at certainly this will take 2n iterations, and we will eventually merge the whole array, and then we can simply go to the n upon 2th index in this array in constant time, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। फॉर सिम्पलिसिटी लेट्स जस्ट कंसिडर हमारे पास मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग कि इवन है, तो टेक्निकली इवन ही होगा बिकॉज n प्लस n हमारे पास 2n का array है, लेकिन डोंट वरी अबाउट द मिडिल होगा या एवरेज करेंगे, यू गेट दैट आइडिया। So that is an O of n runtime. So the trivial easy algorithm for this runs in O of n runtime, yeah, O of 2n, which is the same as O of n. What we want to find out is, can I solve this problem actually in O of not O of n, but log of n runtime. So we want to solve this in log of n. How can we solve this in log of n? अच्छा, log of n का मतलब है हम किसी तरह अपने इनपुट को डिवाइड कर रहे हैं। That's why the number of calls we eventually end up making is हम रिकर्सिवली ही करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर का एल्गोरिथम तो है, लेकिन the way the divide and conquer algorithm will work is it will be dividing by our input. We will not be linearly decreasing our input, because those sort of algorithms always end up giving you a linear time. ठीक है, if you are doing n-1 या n-2, फिबोनाची के अंदर जिस तरह हम करते हैं कि फिबोनाची of n depends on n-1 and n-2, that those algorithms usually recursively call linearly or exponentially. So the first step in the problem is understanding that we will be in some way cutting up our input size, ठीक है ना, preferably by 2 or by 3, so that हमारा overall runtime when we get down to 1 or eventually our base case, that eventually ends up giving us a base case a runtime of log n, ठीक है। अब इसको हम करेंगे इस तरह, पहले हम इसकी intuition समझ लेते हैं। The algorithm is, so first I'll tell you the algorithm and then I'll explain to you why it works. हम करेंगे क्या कि हम दोनों अरेज का फर्स्ट कर लीजिए, दोनों इसके अंदर ना, लेट्स मेक दिस 7 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो दिस इज द मीडियन एलिमेंट हियर एंड दिस इज द मीडियन एलिमेंट ओवर हियर, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर इट्स 7 एंड लेट्स से यहाँ पर इट्स 12, ठीक है। अच्छा, इफ आई स्टार्टेड मर्जिंग दिस, तो कहीं जो है 7 डाला जाता, 7 आता, और कुछ अरसे बाद 12 डाला जाता है ना, फेयर इनफ। इफ आई इवेंचुअली एंडेड अप मर्जिंग दिस अरे, तो व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग इन एलिमेंट्स, इनको डालता इनको डालता इनको डालता, कहीं 7 आता और कहीं 12 आता, ऑब्वियसली 12 उसके आगे आएगा बिकॉज इट्स बिगर, व्हिच मींस कि इसका मीडियन इसके मीडियन से छोटा है, ठीक है। नाउ all of these elements will come behind the 12, है ना, all of these elements are smaller than or equal to 12, so they will come behind the 12, fair enough, and all of these elements are smaller than equal to 7, so these will come behind the 7, and all of the elements greater than 12 will come यहाँ पर, and all of the elements greater than 7 will come somewhere after 7 in the merged array, ठीक है। This is just a trivial observation we can make about our array, ठीक है। How does that help us? What we're going to do is we realize कि हमारा जो मीडियन है, अब नोटिस करें, यहाँ पर हमारे पास इनपुट का साइज कितना था, यहाँ पर था n, यहाँ पर था n, तो इसका साइज क्या है, n/2, अप्रॉक्सीमेटली n/2, n/2 माइनस 1, लेकिन ये कहता है n/2, और इस वाले पार्ट का भी साइज n/2 है, इस वाले पार्ट का भी साइज n/2 है, और इस वाले पार्ट का भी साइज n/2 है। These are just trivial observations we can obviously make, ठीक है ना। Now जब हम मर्ज करके अरे बनाएंगे तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 2n, तो हमारा जो ओवरऑल मीडियन आ रहा होगा इसका, यहाँ पर जो आ रहा होगा उसके लेफ्ट पर और उसके राइट पर कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर n होंगे और यहाँ पर n होंगे, ठीक है। So if you think of our problem, we actually don't want to find out the median of the array, the 2n वाला array जो हमारा merged array, we don't need to find out the median of that array. What we want to find out is, can I actually
cancel out or cross off n upon 2 elements on the left and n upon 2 elements on the right. So can I find out the smallest n upon 2 elements and the largest? ट्रेंड बढ़ गया, चेक करो। नहीं, ठीक है, सॉरी मेरी कनेक्शन खराब हो गई थी। अच्छा हाँ, so I was saying the merged array, we actually don't want to find out the median element of the array. What we actually want to do is we want to find out the first n upon 2 smallest elements and the largest n upon 2 elements. Once we have cornered out, sorry, n upon 2 गलत कर रहा हूँ मैं, n elements, we want to find out, अगर इन दोनों arrays को merge करूँ तो I want to find out n elements that are the first smallest n elements and the largest n elements, यहाँ पर n और यहाँ पर n। तो दरमियान में मेरे पास क्या बच जाएगा, ये वाली वैल्यू मीडियन। मीडियन जो भी बचेगा, मतलब अगर मैं n अपॉन 2 एलिमेंट्स n एलिमेंट्स शुरू वाले काट दूं और n एलिमेंट्स एंड वाले काट दूं, तो मेरे पास जो भी एंड में वैल्यू बची हुई होगी ला महला, वो हमारे पास मीडियन की वैल्यू ही होगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गोइंग टू बी डूइंग इन आवर एल्गोरिथम। अब हमें पता है कि जब मैं इसको मर्ज करूंगा तो जहां पे 7 आएगा उससे पहले कुछ एलिमेंट्स आएंगे, जरूर एटलीस्ट n अपॉन 2 एलिमेंट्स तो आ रहे होंगे। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, n अपॉन 2 एलिमेंट्स, ये सब 7 के पीछे आ रहे होंगे, एटलीस्ट n अपॉन 2। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स यहाँ से भी आ जाए, हो सकता है यहाँ पे बहुत ही छोटा नंबर था 0 या बहुत 0.1 या 0.2 या कुछ भी, मतलब इंटीजर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन 1 2 कोई भी बहुत छोटा सा नंबर आ गया यहाँ पे जो इन सब नंबर से भी 7 से छोटा था, तो वो यहाँ पर आ रहा होगा। लेकिन हमें ये तो पक्का पता है कि ये n अपॉन 2 एलिमेंट्स यहाँ 7 से पहले आए होंगे, और हमें ये भी पता है कि 12 से जो बड़े n अपॉन 2 एलिमेंट्स हैं वो 12 के आगे आए हुए होंगे। अब देखो n अपॉन 2 एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, वी वांट टू फाइंड आउट n एलिमेंट्स यहाँ पर, n एलिमेंट्स यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ n अपॉन 2 एलिमेंट्स we know some of the n upon 2 elements that come over here and we know some of the n upon 2 elements that come over here in this half। तो हम क्या करेंगे, हम उनको हटाते जाएंगे। Whatever the elements we are sure of that are not the median, we can keep removing। हमें पता है कि these elements form the first n upon 2 elements of our merged array, and we know some elements that definitely come in the n upon 2 larger elements of our array, ठीक है। तो उन elements को हम हटाते रहेंगे। तो देखो हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो array होगा उसमें से दोनों के medians निकालेंगे और यहाँ से ये वाला part काट देंगे, so we can remove these elements and we can remove these elements, है ना। We actually only need to consider these elements because we know the median lies somewhere between here, है ना, because this value comes after n upon 2 elements and this value comes before n upon 2 elements, fair enough। Value comes at least before n upon 2 and this comes at least before n upon 2 here। तो हमारे पास, if you think about problem, instead of merging 2n elements, we have now actually reduced the problem to merging n elements। So we have removed this half of the array and we have removed this half of the array। So now you will recurse on the same array, but now you will consider array, पहला वाला जो array था 7 onwards, sorry, you will consider this array 7 onwards and you will consider that array 12 से पहले। तो हमारा इनपुट साइज पहले क्या था, n था, और अब n अपॉन 2 हो गया और n अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब जो है हम फर्ज कर लेते हैं, फिर से हमने वही काम किया, हमने इसके दरमियान वाला एलिमेंट निकाला और इसका मीडियन निकाला और हमने इसका मीडियन निकाला। अब देखो पहले केस में तो हमारा मीडियन इसका बड़ा आ रहा था, 12 का बड़ा आया था। लेट्स से हमने दूसरी दफ़ा जब रिकर्सिव कॉल की तो इसका मीडियन ज़्यादा बड़ा आया। लेट्स से इसका आया था, लेट्स से मेरे पास ज़्यादा वैल्यूज हैं नहीं, इसका फर्ज कर लीजिए, इसका आ गया 10 और इसका आया 9, ठीक है। तो यू नो कि दिस वैल्यू इज लार्जर देन दिस वैल्यू। तो अब हम जब सॉर्ट करेंगे और उसको हम एक यूनिफाइड अरे के अंदर डालेंगे
तो पहले कहीं 9 आया होगा और फिर कहीं 10 आया होगा। रेपिटेशन हो सकते हैं, 9 9 9 हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आया। लेकिन हमें पता है कि इससे पहले जो है n/4 एलिमेंट्स होंगे और इसके आगे n/4 एलिमेंट्स होंगे, इसके पीछे n/2 एलिमेंट्स हैं, इसके आगे n/4 एलिमेंट्स, सॉरी n/4 एलिमेंट्स हैं और इसके आगे n/4 एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता है, वी नो फॉर श्योर कि द n/4 एलिमेंट्स दैट कम ओवर हियर, ये वाले जो हैं, वो मर्ज अरे के अंदर n9 से पहले आ रहे होंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 9 और 10 यहाँ पर कहीं आए थे ना, सो वी नो अनदर फ्यू एलिमेंट्स जो n/4 यहाँ पर आए होंगे, एंड वी नो अनदर n/4 एलिमेंट्स जो 10 के आगे आ गए होंगे। तो यहाँ से अगर 9 और 10 में देखूँ तो यहाँ के कुछ n/4 एलिमेंट्स मिल गए, यहाँ के कुछ n/4 एलिमेंट्स मिल गए। अभी तक वी हैव नॉट फाउंड n एलिमेंट्स, वी हैव फाउंड सॉरी मैं हाँ ठीक है एक सेकंड। तो we had found, so yeah, we still want to find out or circle out or cancel out n elements। पहले हमने रिडक्शन के अंदर n/2 एलिमेंट्स फैक्टर आउट कर लिए थे, मतलब हमने निकाल दिए थे। अब हमने जो है n/4 एलिमेंट्स 10 के आगे निकाले और इसके आगे निकाले। अभी हमारे पास कितने लार्जेस्ट, वी हैव फाउंड आउट द लार्जेस्ट और लाइक सम ऑफ द लार्जेस्ट n अपॉन अ फ्यू ऑफ द लार्जेस्ट n अपॉन सॉरी 3n/4 एलिमेंट्स। So n/2 एलिमेंट्स पहले भी निकले, फिर n/4 एलिमेंट्स अगले में लिखे। सो वी एक्चुअली फाउंड 3n/4 एलिमेंट्स जो यहाँ पर आते हैं, एंड यू हैव फाउंड 3n/4 एलिमेंट्स जो यहाँ पे आते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता इसको नैरो करे जा रहे हैं। हमारे मीडियन के अंदर वी एक्चुअली कीप ऑन रिमूविंग एलिमेंट्स लाइक दिस अंटिल वी गेट टू द मीडियन। अब देखो हमारी रिकर्सिव कॉल किस तरह बनी। अब जो है हम जो है रिकर्स किस पे करेंगे, हमारे पास ये वाला जो अरे था, इसके अंदर हायर वैल्यू 10 आई थी और इसके अंदर 9 आई थी। तो 9 यहाँ पर आता है और 10 यहाँ पर आता है, तो 9 से पहली वाली वैल्यूज हटा दो, सो वी कैन रिमूव दिस हाफ, और 10 से आगे वाली वैल्यू जितनी भी है उनको हटा दो यहाँ से। सो नाउ यू विल रिकर्स ऑन 10 से पहले जितनी वैल्यू डाली थी। सो नाउ हमारा अरे बन गया 7 till 10 वाला जगह, और ये हमारे पास बन गया 9 till 12 वाली जगह। और अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हमने पहले में n/2 हटाए थे, हमारे पास n/2 बच गए थे, n/4 हो गए। अब हमारे पास कितने बच गए, n/4 यहाँ पर, n/4 यहाँ पर। And now you understand how the general algorithm works. You'll find the median again. You'll find the median again. You'll compare whoever was larger, and you'll keep removing elements until you are down to 2 elements या 1 element। 2 technically 2 ये होगा, ये वहाँ पे आधे आधे करे जा रहे हो। तो एंड में क्या होगा, आपके पास इवेंचुअली यू विल हैव रिमूव्ड सक्सेसफुली, लेफ्ट साइड पे भी n एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी n एलिमेंट्स आ जाएंगे। यह हमारे पास इन टर्म्स ऑफ बीइंग स्पेसिफिक, हमारे पास लेफ्ट साइड पे n-1 एलिमेंट्स आ जाएंगे और राइट साइड पे n एलिमेंट्स आ जाएंगे। एंड एंड में हमारे पास लाइकली होगा कि ऐसे 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे। उन दोनों का या तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा इफ द टोटल लेंथ ऑफ द रे वाज इवन, या अगर वो ऑड है तो उनमें से कोई एक वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। बट यू जनरली अंडरस्टैंड, सो व्हेन यू गेट डाउन टू कोडिंग you'll realize अच्छा इसके बेस केस को कंसिडर करना है, और eventually how do you eventually get the answer। But the general idea of this question is कि how do you actually narrow your answer down in terms of a log n solution। तो did everyone get what the solution was? कोई सवाल है और कोई स्टेप नहीं समझ आया? ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, थैंक यू ऑल हु केम। मैं ये रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगा यूट्यूब पे इंशाल्लाह आज रात तक। जो लोग नहीं आए वो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, और इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस फील फ्री टू डीएम मी। अब तो 2 घंटे हो गए हैं, आई वुड लाइक टू टेक दिस एनी लॉन्गर। ठीक है, फिर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।